आर्ट के किसी भी मेथड को अडॉप्ट करना चाहता है वो पूरा का पूरा मेथड ही थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इस वाले पोर्शन में स्किन के अंदर इम्प्लांट डाल दिया जाता है इंजेक्शन। ये क्राइम एक सोशल ईविल है जो कि कभी भी एक रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी बिल्ड नहीं कर सकती है। पॉपुलेशन किसी भी टाइम एक्सप्लोड कर जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 12। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का वन शॉट देख लिया होगा। मैं ये उम्मीद रखती हूँ आपसे, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 की बायोलॉजी का। एंड अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, यानी कि आपका तीसरा चैप्टर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कवर हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज और क्या क्या दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो। सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नहीं बल्कि सोशल इश्यूज, एथिकल इश्यूज पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ वन शॉट। चलो, तो कंटेंट्स में यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार फटाफट से रिवीजन की तरफ नजर घुमा लेते हैं और उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि नीड क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, और उसके भी पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नीड क्या है, कैसे प्रिवेंट करेंगे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को, बर्थ कंट्रोल के क्या क्या मेजर्स होते हैं, नीड क्यों होती है बर्थ कंट्रोल के मेथड्स की, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्शन के कितने सारे मेथड्स होते हैं, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, इनफर्टिलिटी का जो इशू है बहुत ज़्यादा आजकल ये इशू बढ़ता चला जा रहा है, ये आखिर में क्या है, किस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं, किस तरीके से हम इससे टैकल कर सकते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट और बाकी के अलग अलग मेथड्स जो है इनफर्टिलिटी में, वो सब आखिर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या चीज़ है। तो WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक टोटल वेलबींग है हर एक एस्पेक्ट में। कौन कौन से एस्पेक्ट में एक टोटल वेलबींग है कि आपको फिजिकली फिट भी रहना ज़रूरी है, इमोशनली फिट भी रहना ज़रूरी है, बिहेवियरल और सोशली फिट भी रहना ज़रूरी है। अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हो फिटनेस के, हेल्थ के, तभी आप कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाओगे, अदरवाइज नहीं कहलाओगे। यही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब, यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्दी होना नहीं है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बल्कि आप फिजिकली कितने हेल्दी हो, आप इमोशनली, बिहेवियरल वाइज और सोशली कितना ज़्यादा आपका फिटनेस लेवल है, इससे भी आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजीज हैं। इंडिया में इनिशिएट हुआ था रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको हम फैमिली प्लानिंग भी एक तरह से बोल सकते हैं, और वो हुआ था 1951 में। यहाँ पर मैं एक स्टार बना रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी डेट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। एमसीक्यू कभी कभी क्या एमसीक्यू में आपके बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली इग्नोर किया जाने वाला ये लाइन है 1951, ये हमेशा याद रखना। फिर वाइड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज ऑपरेशन में आ जाते हैं जब रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सच प्रोग्राम्स डील विद द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ों से डील करते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। इसे आरसीएच प्रोग्राम भी बोला जाता है, और आरसीएच का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी आरसीएच का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। सो इट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सच प्रोग्राम्स डील विद द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ों से डील करता है, टू गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। बहुत सारे ऐसे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं जो पुराने टाइम से लोग अभी तक उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं और ये एक तरह से सही नहीं है।
उन सब चीज़ों को हटाने के लिए अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको लेकर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था। और फॉर क्रिएटिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमें बहुत सारे ढकोसले वाली जो थिंकिंग होती है ना, उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो सब नहीं हटेगा, सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हम नहीं हटा पाएंगे लोगों के दिमाग से, तब तक एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। डन। उसके बाद टू एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल के बारे में लोगों को एजुकेट करना भी RCH प्रोग्राम का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि अंधाधुंध सिर्फ बर्थ मतलब बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, इससे सोसाइटी पर तो गंदा असर पड़ेगा ही और पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ तुम्हारे घरों में भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो डिमांड और रिसोर्सेज में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो प्रॉब्लम हर घर को होती है। तो बर्थ कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पुराने ज़माने में ना जो प्रेग्नेंट मदर्स होती थी उनका देखभाल ठीक से नहीं किया जाता था, जिसके वजह से अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती थी, कभी मदर की, कभी बच्चे की, कभी दोनों की। ठीक है, तो ये एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल मतलब नेटल होता है बर्थ, ठीक है, बर्थ रेट, नेटल यहाँ पर बर्थ मान के चलो। तो एक बार एक बच्चे के जन्म के बाद जो माँ और बच्चे दोनों की देखभाल करनी होती है ना, उसी को हम कहते हैं पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का माँ का दूध पीना, ये सारी चीज़ें भी लोगों को अवेयर करानी पड़ती हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड एक्सेट्रा। आप सबको पता है कि इंडिया में मेल फीमेल का एजुकेशन रेशियो कितना कम है, फीमेल का कम है और मेल्स का ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है? हमें अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों में, ताकि इस तरीके से हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बिल्ड कर सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। सारे लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है, स्पेशली फॉर विमेन, स्पेशली फॉर फीमेल्स, सोसाइटी में रहना। कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है अगेंस्ट विमेन, अगेंस्ट गर्ल्स। तो जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि इसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जब तक हम लोगों को सिखाएंगे नहीं कि ये क्राइम एक सोशल ईविल है जो कि कभी भी एक रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी बिल्ड नहीं कर सकती है, तब तक लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी। और ये सारी चीज़ें अवेयर करने के बाद भी लोग समझते नहीं हैं और बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं, बट वो अलग चीज़ है। बट द थिंग इज़ कि RCH प्रोग्राम इन सारी चीज़ों को किस तरीके से डील करेगा। इसके बाद देखो एम्स क्या है और नीड क्या है सेक्स एजुकेशन का स्कूल में। सही बात है, ये तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि भाई क्या ही ज़रूरत है सेक्स एजुकेशन की, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र होगी अपने आप सारी चीज़ें सीख लेंगे, अपने आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा, अगर आपने वो मूवी देखी होगी OMG 2, तो आप अगर नहीं देखी है तो एक बार देखना ज़रूर। उसमें क्या है ना, वो मूवी पूरी की पूरी सेक्स एजुकेशन के बेस पर ही है कि किस तरह से एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक अलग अलग तरीक़ों से सेक्स एजुकेशन इम्पार्ट कराने की कोशिश की गई है लोगों में। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी उल्टी बुद्धि यूज़ करके उसका गलत मतलब निकालते हैं और इससे ज़्यादा अच्छी सीख लेने से के जगह वो बुरी सीख ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। एम्स क्या है, नीड क्या है? नीड क्या हो सकता है सेक्स एजुकेशन का? टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन। मेन यहाँ पर बात क्या है, राइट इन्फॉर्मेशन का। लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है? कौन क्रॉस चेक करेगा? कोई नहीं करने वाला है। तो एक प्रॉपर जब अथॉरिटी के साथ स्कूल्स में
सेक्स एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, तो बच्चों को सही इंफॉर्मेशन मिलती है और वो किसी भी तरह के गलत काम करने के से क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें पता चलेगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें सही हैं, ये गलत है, ऐसा जो मेरे दोस्त ने बोला था या उन अंकल ने बोला था या किसी ने भी बोला था XYZ ने, वो गलत था, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ही सबसे बड़ा एम और नीड है सेक्स एजुकेशन का। ठीक है, अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस. Now, to give proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases क्या होती है इसके बारे में तो बच्चों को पता ही नहीं है। एंड सिंस जब एक अडोलेसेंट के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सेक्स रिलेटेड चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी हिट होती है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब भी हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा अब्रप्शंस होगा ना, तो उससे बॉडी में भी बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, बिहेवियर उनकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी और उस डिफरेंट बिहेवियर के टाइम पर ना बच्चा समझ नहीं पाता, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है सारी चीज़ों को लेकर। ये बहुत ही नाजुक स्टेज है हर एक इंसान की लाइफ में। अगर उस टाइम बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो वो अपने आप को उस हिसाब से कोप अप कर ले जाएगा। ठीक है, वो सारे जो चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे हैं, उसके माइंड में आ रहे हैं, वो सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी डेलिकेट एज में अगर किसी ने उससे गलत इन्फॉर्मेशन बता दी, तो फिर वो बच्चा गलत रास्ते पर जा सकता है, फिर क्राइम के रास्ते पर भी जा सकता है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस कौन कौन से पता हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस आपको सुनाए गए, आपको बताए गए, लेकिन अब आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलो आगे चलते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या चीज़ है, बर्थ कंट्रोल क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, सारी चीज़ें देखते हैं। आओ, 1900 में ना वर्ल्ड का पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन था, जिसको हम 2000 मिलियन भी कह सकते हैं। ठीक है, 2000 आते आते ये रॉकेट स्काई रीच करके 6 बिलियन हो गया, यानी 6000 मिलियन हो गया। 6000 million from 2 million just in how many years? In 100 years. Okay, ठीक है। इंडिया में पॉपुलेशन लगभग 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, 40s, 50s के टाइम पर 350 मिलियन हुआ करती थी। 1 बिलियन क्रॉस हो गया मई 2000 में। मई 2000 में 1 बिलियन क्रॉस हो गया इंडिया का पॉपुलेशन। 1 billion is how much? 1000 million. 350 मिलियन से 1000 मिलियन लगभग 50 साल के अंदर कवर हो गया। नाउ इट मीन्स कि हर एक छठा इंसान इस दुनिया में एक इंडियन है, हर एक 6th पर्सन हमारी कंट्री का बंदा है इस पूरी दुनिया में। ये रेशियो चल रहा है, बताओ, ये रेशियो है हमारे कंट्री के पॉपुलेशन का। तो 2001 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या था, लेस देन 2% था, यानी कि 20 बर्थ्स पर 1000 पर्सन पर ईयर। ठीक है, अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड बी डबल रैपिडली। तो अगर इसी सेम बर्थ रेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है बर्थ रेट हमारे इंडिया में। कई 100 बर्थ हो जा रहे हैं। ठीक है, कई 100 बर्थ हो जा रहे हैं पर 1000 या 2000 बंदों में। तो फिर ये तो अब बहुत ही ज़्यादा रीच कर चुका है एक लिमिट। नाउ रीज़न क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का?
हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो जाना। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और मतलब बहुत सारे मशीन्स जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जिससे लोग जब भी बीमार पड़ते थे, ज़्यादा बीमार पड़ते थे तो मर ही जाते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, वो मर जाया करते थे। तो क्या होता था, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता था। अब क्या है, इतनी हाईटेक मशीन्स आ चुकी हैं, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है हेल्थ केयर सेक्टर में कि अब लोग बहुत गंदी से गंदी बीमारी, मतलब बहुत बुरी से बुरी बीमारियों से भी लड़कर जिंदा बच जा रहे हैं। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसको हॉस्पिटल लेकर मत जाओ, उसका इलाज मत कराओ, लेकिन सोचो कि इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ ही तो रहा है ना। पॉपुलेशन बढ़ने में इसका मेजर रोल है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि अब लोग बड़ी से बड़ी बीमारी, मुश्किल से मुश्किल बीमारी से भी लड़कर जिंदा बच जा रहे हैं, जिसके वजह से डेथ रेट या फिर मॉर्टैलिटी कम हो रही है, नेटैलिटी बढ़ती जा रही है और मोर्टैलिटी कम होती जा रही है, जिसके वजह से पॉपुलेशन किसी भी टाइम एक्सप्लोड कर जाएगा। ऑलरेडी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ही नज़दीक है, अब बिल्कुल कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। बेटर लिविंग कंडीशंस, पहले क्या होता था, गर्मियां बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं, लू चल रहा है बाहर, लोग बाहर निकले, लू लग गया, मर गए। कई बार, मतलब मैं जब छोटी थी, इनफैक्ट मैं जब छोटी थी तो हर दिन न्यूज़पेपर में अगर गर्मी का मौसम है तो लू लगने से 10 लोगों की मौत हर रोज़ सुनने में आता था, और अगर ठंडी का मौसम है तो शीतलहर की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई, ऐसा सुनने में आता था। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग पैसे कमाने लग गए हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस और बेटर होती जा रही है, उनका लाइफस्टाइल और इम्प्रूव होता जा रहा है। अब गर्मी लग रही है तो लोग एसी, कूलर ये सब खरीद के घर के अंदर रह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, जैसे ही किसी भी तरह का नेचुरल कैलामिटी आता है, लोगों को ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, तो घर पे बैठकर आराम से अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग वो काम भी कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बेटर हो रहा है। ठंड के मौसम में भी मतलब ब्लोअर है और एवरीथिंग इज देयर जो कि तुम्हें ठंड से बचा सकता है। अब बेटर लिविंग कंडीशंस की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होना चाहिए, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि लोगों के पास सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, लोगों को मर जाना चाहिए ठंड में या फिर गर्मी में लू लगने से। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स है कि जिसके वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अब देखो, 1-2 जनरेशन पीछे अगर चले जाओ तो तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी के कितने बच्चे हुआ करते, तुम्हारे कितनी मौसी मौसा, तुम्हारे कितने मौसी मामा चाचा बुआ हैं। हर एक घर में ऑन एन एवरेज अगर ले लिया जाए तो ऑन एन एवरेज 6 to 7 बर्थ्स हर एक ग्रैंड पेरेंट के हुए हैं। हमारे एज में जितने भी ग्रैंड पेरेंट का जनरेशन रहा है ना, उनके ऑन एन एवरेज 6 to 7 बच्चे हुए हैं। अब वो 6 to 7 बच्चे जब बड़े होंगे, उनकी खुद की अपनी फैमिलीज होंगी, अब वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, और अगर वो ऑन एन एवरेज 3 to 4 भी बच्चे पैदा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूसिबल एज बढ़ती चली जा रही है, जिसके वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है। समझ में आया? आई होप आई एम क्लियर टू यू। तो दीज आर द रीजंस। इम्पैक्ट क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, क्या हो जाएगा अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एक्सप्लोड कर गया, इंक्रीज्ड। अच्छा ये तो रुको, ये तो दूसरी चीज़ है, कंट्रोल में। अच्छा इसमें ये आ गया है, रुक जाओ, ये वाला पॉइंट मैंने बताया नहीं था क्या?
ये वाला पॉइंट मैंने नहीं बताया था कि रैपिड डिक्लाइन हो रही है डेथ रेट की, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन कर रही है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन कर रही है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अच्छी सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बच्चा पैदा करते समय जब कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो वो मर जाती थी। कभी बच्चा जिंदा भी पैदा हुआ, कभी बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, तो इसके वजह से भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसके वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में तो था। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि अब अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है तो फिर उन्हें सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए और कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से उनकी डेथ हो जानी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। ओके, चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं। इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गया तो प्लीज़ डिलीट दिस इज़ नॉट द इम्पैक्ट। ये पुराना वाला ही वो पॉइंट जो है वो रह गया। इम्पैक्ट ये होगा कि रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लिखो यहाँ पर, रिसोर्सेस इंक्रीज्ड एंड resources decreased and demands are increasing, demands are increasing। इसके वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली लोगों को बेसिक नीड भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे, स्कार्सिटी ऑफ इवन बेसिक नीड्स। ठीक है, मैंने पेड बैच में ना बच्चों को एक एग्जाम्पल देकर समझाया था, आप लोगों को भी वही सेम एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। मान लो एक परिवार है, एक घर में 4 मेंबर्स हैं, मम्मी पापा और एक भाई बहन करके। ठीक है, 4 टोटल मेंबर्स है, उसमें चारों में सिर्फ एक ही इंसान है जो अर्निंग है, जो पापा होते हैं उस फैमिली में, वो अर्निंग है। ठीक है, अब क्या है कि वो अर्न करके ला रहे हैं पैसे, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जिस तरह से घर चल रहा है, खाना वाना बन रहा है, उसमें लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मान लो घर में सिर्फ 6 रोटियां बन सकती हैं, 4 लोग हैं, तो कैसे डिवाइड होगा, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी, लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। और अगर एक ही बार में उन सबका पेट भर दिया जाए तो मंथ एंड आते आते कुछ दिन तक भूखा सोना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ सकती है। ठीक है, मान लिया। अब देखो दूसरा परिवार है, उस परिवार में अच्छा, पहला जो परिवार मैंने बोला 4 मेंबर्स का, 4 छोड़ के 6 मेंबर्स कर लो। 6 मेंबर्स हैं, 6 ही रोटियां बन पा रही है, सबको एक एक रोटियां मिल रही हैं। ठीक है, और सबकी भूख कितनी की है, बहुत ज़्यादा, मतलब 2-3 रोटियों की तो है एटलीस्ट। ठीक है, उससे पहले उससे कम में उनका पेट नहीं भरने वाला है, तो वो क्या हो रहे हैं, भूखे पेट सो रहे हैं, यानी कि स्कार्सिटी हो रही है बेसिक नीड्स की। 6 लोगों का फैमिली था, 6 मेंबर्स का फैमिली, 4 बच्चे और एक मम्मी पापा। वहीं दूसरी फैमिली है जिसमें 3 या 4 लोगों की फैमिली है, मम्मी पापा और एक बच्चा या फिर 2 बच्चे, 4 हो गए। अब क्या होगा, वही सेम सिचुएशन है, फादर की अर्निंग उतनी लिमिटेड है जितनी पहले वाली फैमिली में थी। ठीक है, अब लेकिन क्या है, यहाँ पर 6 रोटियां बन भी रही है ना बच्चों, तो लोगों का पेट ज़्यादा भर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हम समझ रहे हैं कि जब भी पॉपुलेशन एक्सप्लोड करने वाला होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले एक इंडिविजुअल पर पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे फैमिली पर पूरा इम्पैक्ट पड़ने लगता है, फिर उसके बाद सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे करके उस पूरी कंट्री पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये है उसका इम्पैक्ट, ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी चाहिए खाने के लिए, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, मकान चाहिए शेल्टर के लिए कि हम कहाँ रहेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक नीड्स हो गई। जानवरों में बेसिक नीड्स 2 ही होती है, रोटी और मकान। ठीक है, उनको भी शेल्टर चाहिए होता है, आंधी तूफान आएगा, बहुत तेज धूप आएगी, कहाँ रहेंगे, कोई ना कोई शेड, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, बरों में रहेंगे, नेस्ट में रहेंगे, केव में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए हैबिटेट अपना। ठीक है, और उनको चाहिए खाना, कपड़ा उनको नहीं चाहिए। पर इंसानों के साथ एक और बेसिक नीड
ऐड हो जाती है, क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड जगह पर रहते हैं और सबसे ज़्यादा होशियार और समझदार स्पीशी है, तो इसके लिए हमें ये चाहिए होता है। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। सबसे पहले मोटिवेट करो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर स्मॉलर फैमिलीज और टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया कि क्या रीजंस हैं, क्या रीजंस है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, उनमें पहला रीज़न तो यही था ना कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ा हुआ है। पॉपुलेशन बढ़ा है क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल बेटर हो चुकी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ चुकी है और बहुत सारे रीजंस थे। तो हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ख़त्म या कम नहीं कर सकते, हम लाइफस्टाइल चेंजेस को, अपने खुद के डेवलपमेंट को कम या ख़त्म नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी, और पॉपुलेशन कम करने के लिए हमें बर्थ कंट्रोल के मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। बर्थ कंट्रोल के मेजर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि वो तरीका जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अवेयर पीपल अबाउट स्लोगन हम दो हमारे दो। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, जब वो पीएम थी हमारे देश की, उनके टाइम पर ये स्लोगन लागू हुआ था उनके कहने पर, और पूरे देश में हर एक दीवार पर लिखा जाता था हम दो हमारे दो। उस टाइम इंडिया की जीडीपी बहुत कम थी, डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत कम होती जा रही थी, जिसके वजह से हमारा देश क्या हो रहा था, पावर्टी की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो उसी चीज़ से टैकल होने के लिए एक ये नॉर्म रिलीज़ किया गया था बाय द पीएम ऑफ इंडिया कि हम दो हमारे दो का नॉर्म जो है बिल्कुल एकदम फैला दो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो कि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं, जिससे रिसोर्सेज की डिमांड थोड़ी कंट्रोल में आए, ठीक है। V2R2 मैनी कपल्स हैव ऑल्सो अडॉप्टेड अ 1 चाइल्ड नॉर्म। बहुत सारे कपल्स अब भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से 1 चाइल्ड नॉर्म अपना लिया है, बिकॉज नाउ वो समझदार हो चुके हैं कि भाई हमारे जितनी इनकम है उस हिसाब से हम कितना बच्चा पैदा करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। भाई ऐसे ही बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा ना, तुम्हें बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, तुम्हें उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छी स्कूल, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा खाना, सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब के पेरेंट्स को, अब के कपल्स को इतनी बुद्धि, इतनी समझदारी आ गई है दैट नाउ दे नो कि अगर उनका एक लिमिटेड इनकम है तो उस इनकम के अंदर हाउ मेनी चिल्ड्रन दे कैन प्रोड्यूस एंड दे कैन मेक। तो बहुत सारे अब कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म को अपना लिया है। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स 18 ईयर्स और मेल्स 21 ईयर्स, ये तो आप लोग को पता ही है। अब हम बात करेंगे कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, उसको यूज़ करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट ना हो, नहीं तो लोग क्यों ही यूज़ करेंगे, किसी को क्या पड़ी है, हो जा रहा है बच्चा, हो जाने दो, है ना। लेकिन ये नहीं करना है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान लो तुम्हें 4 किलोमीटर दौड़ के जाना पड़े किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, तो कोई क्यों ही उसे यूज़ करेगा। या फिर इस शहर में अवेलेबल नहीं है, दूसरे शहर जाना है, नहीं करना है यूज़, नहीं करेंगे, और इससे क्या होगा, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसको इजीली अवेलेबल कराओ भैया, हर जगह मिल रहा है, तुम आसानी से उसको लेकर यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल ही होना चाहिए। बर्थ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर आप बच्चे नहीं पैदा करने हैं। बर्थ कंट्रोल का मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़े, जब ऐसा फील हो कि अब like we can start a family, we can have a family, we can produce a child, we can become parents, तो फिर जाकर हम ये वाला रिवर्स कर देंगे, हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, भाई ऐसी कौन सी चीज़ लोग यूज़ करना पसंद करेंगे जिसके अच्छे खासे साइड इफेक्ट्स हों, कोई नहीं यूज़ करेगा, है ना। तो उसके लगभग नो या लीस्ट के बराबर साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव्स, डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट। इतनी नेचुरल प्रोसेस है ये कि इस नेचुरल प्रोसेस में कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं एक्सेप्ट कर सकता,
है ना। तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि किसी भी तरह से सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर या फिर एक्ट को इंटरफेयर ना करे। ये हो गए प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो बेटा सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है नेचुरल मेथड, जिसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड या नेचुरल मेथड में होता क्या है ना कि वी अवॉइड, क्या अवॉइड करेंगे कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग ही ना हो, वो चांस को ही हम अवॉइड कर देंगे। और ये क्या इंक्लूड करता है, ये अगेन 3 अलग अलग तरह के मेथड्स इंक्लूड करता है। सबसे पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या करते हैं कि जो भी फर्टाइल पीरियड होता है, फर्टाइल विंडो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस दौरान उस पर्टिकुलर दिनों में किसी भी सेक्सुअल एक्ट को अवॉइड करना है, बस। ये हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। कोइटस इंटरप्टस, जिसको विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। विड्रॉल क्या करना है, विड्रॉ किस चीज को करना है, पीनस को विड्रॉ करना है फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। क्यों, क्योंकि इजैकुलेशन के थ्रू स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं। तो अगर इजैकुलेशन वजाइना के अंदर हुआ ही नहीं है तो कोई चांस ही नहीं बनता कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग हो पाए या फिर फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि हर एक विमेन इसको यूज नहीं कर सकती। ये सिर्फ ऐसे विमेन के लिए है जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली एक बच्चे को पैदा किया है, ठीक है। आफ्टर गिविंग बर्थ, द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन बाय ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड बिकॉज ovulation and menstrual cycle do not occur during the period of intense lactation. It is effective up to 6 months following parturition. It has no side effect but chances of failure are high. होता क्या है ना, बच्चे को पैदा करने के बाद, एक बच्चे को जन्म देने के बाद माँ जब तक ब्रेस्ट फीड कर रही होती है अपने बच्चे को, तब तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहे होते, तब तक उसका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता ओवरीज में। तो ये बहुत हाई फेलियर वाला है, बट ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है जिसमें सेक्सुअल एक्ट किया जा सकता है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं विथ लीस्ट चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। अब हम बात करते हैं बैरियर मेथड के बारे में। बैरियर मेथड में क्या होता है, फिजिकल मीटिंग प्रिवेंट कर दी जाती है स्पर्म और ओवम की। कैसे, एक बैरियर के थ्रू, एक बैरियर के थ्रू। एग्जाम्पल, कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स एक्सेट्रा। कॉन्डम क्या है, बना होता है रबर या लेटेक्स की शीट से। मेल्स के लिए कॉन्डम जो होते हैं वो पीनिस को कवर करते हैं जैसे कि निरोध, और फीमेल के लिए जो कॉन्डम्स होते हैं वो वजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं। कॉन्डम्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर कोइटस। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कॉन्डम्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज, क्यों पॉपुलर हैं कॉन्डम्स, क्यों, क्योंकि ये यूजर को प्रोटेक्ट करते हैं एसटीडी और एड्स जैसे इन्फेक्शन से। ये सेल्फ इंसर्टेड है, यानी कि बिल्कुल भी प्रिवेसी में कोई रुकावट नहीं है, देयरबाय गिविंग प्रिवेसी टू द यूजर। इजीली अवेलेबल भी है और डिस्पोजेबल भी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि कोई भी आपसे पूछे कि विच इज ऑलमोस्ट द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आप क्या बोलोगे, इट इज कॉन्डम, इट इज बैरियर मेथड, ठीक है। आगे आते हैं अब हम लोग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में, जिसको आईयूडी भी बोला जाता है। ये डॉक्टर्स या नर्सेज या किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा ही इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। ये क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं, स्पर्म्स की किल करने का काम ये करते हैं। आईयूडीज क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या फिर अपने बच्चों में स्पेस क्रिएट करना चाहती हैं। आईयूडी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, नॉन मेडिकल आईयूडी भी आता है। अब ये क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को रिटार्ड कर देगा और स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी देगा, यानी कि स्पर्म्स को किल भी करने का इफेक्ट देगा। एग्जाम्पल है लिपिज लूप। फिर आ जाता है कॉपर रिलीज करने वाले आईयूडीज, यानी कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। जो कॉपर रिलीज होता है ना, कॉपर आयंस जो रिलीज होते हैं वो मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी वो कम कर देते हैं, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी उससे कम हो जाती है। एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375।
हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यानी कि जो हार्मोन्स रिलीज करने वाली आईयूडीज हैं वो यूटरस को अनसूटेबल बना देती हैं फॉर इम्प्लांटेशन और सर्विक्स को होस्टाइल बना देती है टू द स्पर्म्स। होस्टाइल टू द स्पर्म्स मतलब क्या हो गया कि सर्विक्स इज नॉट गुड फॉर द स्पर्म्स टू लिव। ठीक है, cervix may be those sperms will get die. Okay, example LNG-20 and progesterate. Now ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी चौथा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट या फिर पिल्स। जो हमारे क्या कहते हैं फीमेल के जो मेन हार्मोन्स होते हैं ना, ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं, उसी का कॉम्पोजिशन केमिकली बनाया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में और उसके कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग पिल्स बनाए जाते हैं। अब वो पिल्स लेने से क्या होता है, ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाती है और इम्प्लांटेशन तो खैर नहीं होगा अगर ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाएगी तो। एंड ऑल्टर सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। सर्वाइकल म्यूकस भी क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। Pills are taken daily for 21 days starting within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days, यानी कि menstruation period को अगर छोड़ दिया जाए, उस gap को छोड़ दिया जाए, it should be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. जब तक वो female कंसेप्शन नहीं चाहेगी तब तक वो कंटिन्यूसली पिल्स ले सकती हैं और सिर्फ अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले विंडो को छोड़कर। ठीक है, पिल्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेस साइड इफेक्ट इनमें होता है। सहेली एक नाम है ओरल पिल का। सो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, इट इज़ डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये कंटेन करता है नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, यानी कि बिल्कुल भी इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्पोजिशंस होती है केमिकल में जो बॉडी को यूजफुल बना देते हैं खुद के लिए। मतलब जब तक बॉडी में तुम्हारे स्टेरॉइड्स जा रहे हैं तब तक वो पर्टिकुलर जिस काम के लिए तुमने स्टेरॉइड्स लिया है वो हो रहा होगा वेरी हैप्पीली, बट जैसे ही स्टेरॉइड नहीं हुआ एवरीथिंग विल गेट डिसरप्टेड, सब कुछ एकदम खराब सा होने लगेगा। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो सहेली है वो एक नॉन स्टेरॉइडल कॉम्पोजिशन है। ठीक है, चलो, इट इज़ अ वंस अ वीक पिल विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो हर दिन पिल लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वंस अ वीक ले सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट इसके कम है और इफेक्टिव वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। अब देखो, पांचवा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है फीमेल में एज इंजेक्शन या इम्प्लांट अंडर द स्किन। यहाँ वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में स्किन के अंदर इम्प्लांट डाल दिया जाता है, इंजेक्टेबल्स डाल दिए जाते हैं। ठीक है, देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक दैट ऑफ पिल्स एंड द इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। तो रोज पिल्स लेना भूल भी जाते हैं लोग, तो उसका झंझट से बचने के लिए इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स यूज़ किया जाता है। प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, जो अवॉइड करती है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप एंड कैजुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इंजेक्टेबल्स वगैरह भी हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज़ किए जाते हैं। अब आ जाता है लास्ट मेथड, दैट इज सर्जिकल मेथड, यानी कि स्टरलाइजेशन। ये क्या करेगा, पहले तो ब्लॉक कर देगा गैमीट के ट्रांसपोर्ट को और प्रिवेंट करेगा कॉन्सेप्शन। वेरी इफेक्टिव, लेकिन रिवर्सिबिलिटी इसकी बहुत पुअर होती है। एक बार अगर सर्जिकल मेथड यूज़ किया फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता, फिर यू कैन नॉट बी अ पेरेंट, यू कैन नॉट बी अ मदर और फादर इन नियर फ्यूचर। दो तरीके के सर्जिकल मेथड होते हैं। मेल्स में होने वाला सर्जिकल मेथड कहलाता है वासेक्टॉमी, फीमेल्स में होने वाला सर्जिकल मेथड कहलाता है ट्यूबेक्टॉमी। वासेक्टॉमी में वास डिफरेंस को टाई और कट कर दिया जाता है, कट एंड टाई कर दिया जाता है, उस पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। और
ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब्स को, फेलोपियन ट्यूब्स को कट और टाई करके रिमूव कर दिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस नोन एज सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फाइनली वी लर्न अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम MTP भी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन कराया जाता है प्रेगनेंसी का बिफोर द फुल टर्म, पूरा फुल टर्म कवर कंप्लीट होने से पहले, जब वॉलंटरीली जानबूझकर प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, उसी को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। और उसका दूसरा नाम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी है। 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, यानी कि 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज। ठीक है, MTP पॉपुलेशन डिक्रीज करने में हेल्प करती है। बहुत सारी कंट्रीज ने अभी तक लीगलाइज नहीं किया है MTP को बिकॉज ऑफ सम इमोशनल, एथिकल और रिलीजियस और सोशल इश्यूज, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया था MTP 1971 में कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, ताकि इलीगल फीमेल फेटिसाइड ना हो या फिर उसे चेक किया जाए। ओके, नाउ क्या इम्पोर्टेंस है MTP की, क्यों MTP मतलब कब कराई जानी चाहिए या क्यों कराई जानी चाहिए, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके। किसी को अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, बाय चांस अगर वो कंसीव हो गए हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए MTP कैन बी यूज्ड ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय कोइटस, या फिर रेप्स के टाइम पर भी फीमेल, कोई भी फीमेल ऐसा नहीं है ना कि रेप होने के बाद चाहेगी कि नाउ शी वांट टू कंसीव, नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, MTP लीगलाइज कर दी जाती है। इट इज़ एसेंशियल इन केस जहाँ पर कंटिन्यूएशन अगर हो गई प्रेगनेंसी की, वो मदर या बच्चे या दोनों के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, खतरा साबित हो सकता है। तो जान बचाने के लिए भी कभी कभी MTP परफॉर्म कराना पड़ता है। MTP इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो अबॉर्शंस होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं, या तो मदर की जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं MTPs से रिलेटेड, MTPs से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे MTPs इलीगली परफॉर्म हो जाते हैं। मिसयूज जो होता है एमनियोसेंटेसिस का, यानी कि व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ फीटल सेल्स इन द एमनियोटिक फ्लूइड। अगर फीटस फीमेल है तो आगे जाके MTP करा दी जाती है। तो ऐसे प्रैक्टिसेस डेंजरस होते हैं फॉर द यंग मदर एज वेल एज द फीटस। भाई फीटस के लिए तो डेंजरस है ही, क्योंकि तो वो MTP जानबूझकर करा ही रहे। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस में एक बार फिर से तुम लोगों को क्लियर करके बता देती हूँ। जब बच्चा यूट्रस में पल रहा है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कहाँ पर है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है, एमनियोटिक फ्लूइड में है वो। ठीक है, सैक में, एम्ब्रियो सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड में बच्चा हैंग्ड है। तो वो फ्लूइड क्या कंसिस्ट करता है, बच्चों के कुछ सेल्स, कुछ क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। तो इंजेक्शन के थ्रू बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड निकालकर उस लिक्विड में से क्रोमोसोम्स के पैटर्न की स्टडी करने के बाद पता चल जाता है कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है या नहीं है, और बच्चे का जेंडर भी पता चल जाता है। तो MTP मतलब यूजुअली तब कराते हैं एमनियोसेंटेसिस करा के, जब पता चलता है कि कोई ऐसा डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी है, जिससे बच्चा कभी भी नॉर्मल पैदा नहीं हो सकता। ऐसे केस में MTP करा दी जाती है। पर इलीगल MTP कब होती है, जब एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जाए, और जब पता चले कि बच्ची क्या है, फीमेल है, फीटस, तो उसको मार देने के लिए, जो कि इंडिया में रूरल एरियाज में अनपढ़ लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर
डिजीजेस जो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोला जाता है, या उसे वेनेरियल डिजीज भी बोला जाता है, या उसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और HIV, ये सब क्या हैं? ये सब STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। एंड समटाइम्स HIV कैन लीड टू एड्स एज वेल। एड्स सबको पता है, जिसको नहीं पता है हम आगे चल के बाकी आगे के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और HIV जो है वो और भी बहुत सारे तरीक़ों से फैल सकती है, बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हो गया है तो हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी HIV का फैलना या हेपेटाइटिस बी का फैलना हो सकता है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV जो हैं वो और अदर डिजीजेस आर completely curable if detected early and treated प्रॉपरली। यानी हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV ऐसी बीमारियां हैं जो कभी भी कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकती हैं। हाँ, इनको छोड़कर बाकी जितने भी बीमारियां हैं वो अगर अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो ये कंप्लीटली क्योर हो सकती है। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं STDs के? इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा आपके प्राइवेट पार्ट से, स्लाइटली पेन होगा एब्डोमेन एरियाज में, स्वेलिंग आ जाएगी इन द जेनाइटल रीजन, एब्सेंस या लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स और सोशल स्टिग्मा जो है ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को डॉक्टर से कंसल्ट करने से रोक देता है। एंड दिस लीड्स टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसको PID कहते हैं। ये इनफर्टिलिटी भी कभी कभी कॉज कर सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज कर देगा, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं। स्टिल बर्थ्स मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना, फिर कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। नाउ ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू STDs। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो STD से बिल्कुल सेफ हो एवरी टाइम, ऐसा कोई नहीं है। These are very high among person in the age group of 15 to 24 years। एग्जैक्टली वो एज जिस एज में अभी आप हो। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बच्चे आप लोगों के एज में जो एडोलेसेंट और अडल्ट वाली जो स्टेज, अर्ली अडल्ट वाली जो स्टेज होती है ना, वो क्या होती है? बहुत ही डेलिकेट एज होती है। उस टाइम पर इतने सारे लोग गलत गलत चीज़ें दिमाग में घुसा देते हैं, मिथ्स, मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी चीज़ें, कि बच्चों का दिमाग हो जाता है खराब और वो बहुत ही ज़्यादा STDs से प्रोन हो जाते हैं। मतलब दे आर वेरी मच at risk of getting those diseases। Now, क्या प्रिवेंशन है? किस तरीके से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? किसी भी अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड करना, दिस इज वन ऑफ द प्रिवेंशन। ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द कोइटस, बिकॉज ये मतलब बहुत ही इफेक्टिव तरीका है किसी भी STD से बच के रहने का। इन केस ऑफ डाउट हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए फॉर अर्ली डिटेक्शन और एक कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी, अब आ गए हम लोग लास्ट टॉपिक में, दैट इज इनफर्टिलिटी। क्या है इनफर्टिलिटी? द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन। मतलब कि कुछ भी करने के बाद भी that person has never used any kind of contraceptive method, हमेशा unprotected sexual intercourse में involve होने के बाद भी, if that person, if that couple is unable to produce children, if that couple is not being able to conceive, तो ऐसे केसेस को हम इनफर्टिलिटी का केस कहते हैं। और रीज़न क्या हो सकता है? कुछ भी रीज़न हो सकता है। फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, कंजेनाइटल डिजीज़ हो सकता है, ड्रग्स या इम्यूनोलॉजिकल, या फिर कभी कभी साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं जिससे वो इंसान नहीं कंसीव कर रहा है। ओके, चलो, इनफर्टिलिटी से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ART।
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, इस मेथड में ओवा जो है वाइफ का या डोनर का ओवा जो है और हस्बैंड या डोनर का जो स्पर्म है वो कलेक्ट करके इंड्यूस किया जाता है टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन में, लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब में दोनों के गैमीट्स को फर्टिलाइज किया जाता है, इंड्यूस कराते हैं प्रेगनेंसी इन द लेबोरेटरी। दिस इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसको ET भी बोला जाता है। दो तरह का एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला प्रोसीजर होगा। एक होगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे हम फेलोपियन ट्यूब में, और एक होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी एम्ब्रियो का ट्रांसफर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज में हम कर देंगे यूटेरस के अंदर। तो ये दोनों ही जो मेथड्स हैं ये आ जाते हैं किसके अंदर? इन विट्रो IVF के अंदर। नाउ फिर हम बात करते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट की। इसमें ओवम को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, जो ओवम ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। मान लो कोई ऐसी फीमेल है जो ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है, ओवा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, लेकिन उसका यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, तो क्या होगा? डोनर कोई दूसरी फीमेल अपना एग जो है डोनेट करेगी, गैमीट जो है उसका जो एग है उस फीमेल के जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी उसके फेलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और फिर नॉर्मली क्या हो जाएगा? बच्चा पैदा हो जाएगा। कैसे? हस्बैंड के साथ मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर नॉर्मली कुछ भी स्पर्म और ओवा की जब मीटिंग होगी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड देन शी विल बिकम अ मदर। फिर देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी होता है, यानी कि एक लेबोरेटरी प्रोसीजर है जिसमें एक सिंगल स्पर्म मेल पार्टनर से एक सिंगल स्पर्म को लेकर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा फीमेल के एग में। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा इनटू द वुमन्स यूट्रस। बिल्कुल सीधा साफ तरीका। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI टेक्निक क्या है? The semen collected from husband or donor is artificially introduced into the vagina of the uterus of the female. जो सीमेन है ना हस्बैंड या डोनर से कलेक्ट करके आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू फीमेल के वजाइना या सर्विक्स में क्या होता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंसेमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूट्रस इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये टेक्निक यूजफुल होती है उन मेल पार्टनर्स के लिए जो इंसेमिनेट नहीं कर पाते या फिर उनका स्पर्म काउंट बहुत लो होता है। लास्ट है सरोगेसी के हेल्प से भी इनफर्टिलिटी से छुटकारा मिल सकता है। इसमें जो वुमन होती है, जो सरोगेट मदर होती है, वो एक कपल के बच्चे को बेयर करती है 9 मंथ्स तक और क्या होता है? शी बिकम्स अ मदर टेक्निकली, बट फिर उसको अपने उस कपल के बच्चे को पैदा करने के बाद वापस से हैंड ओवर कर देना पड़ेगा। एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू दे हैव टू गो एंड उसी के थ्रू ये सरोगेसी वाला मेथड हो सकता है। ये उन कपल्स में कॉमन है जिनमें जो फीमेल पार्टनर है वो या तो इनफर्टाइल है या फिर वो बच्चे को कैरी अपने यूट्रस में नहीं कर सकती है। सरोगेट मदर इज इम्प्रेग्नेटेड थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड बाय IVF। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इनफर्टिलिटी का केस। नाउ क्या प्रॉब्लम्स है आर्ट के साथ यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी किसके साथ? क्या प्रॉब्लम है कि ये रिक्वायर करता है बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल और बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये प्रोसीजर्स जो हैं, जो भी इनफर्टिलिटी से छुटकारा पाने के लिए आर्ट के किसी भी मेथड को अडॉप्ट करना चाहता है वो पूरा का पूरा मेथड ही थोड़ा एक्सपेंसिव होता है।
Therefore these facilities are available only in few centers. पूरे इंडिया में बहुत कम ऐसे सेंटर्स होते हैं, जैसे इंदिरा IVF है, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में इंदिरा IVF के सेंटर्स पाए जाते हैं। इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स भी इसके साथ आ जाती हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं हमें अपना ही बच्चा चाहिए, वी कैन नॉट इन्वॉल्व अदर मेल और अदर फीमेल, हम सरोगेसी नहीं कराएंगे, आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी नेचुरल एंड माई ओन ब्लड एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लीगल अडॉप्शन एक अच्छा मेथड होता है उन कपल्स के लिए हु आर लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करने के बाद छोड़ देते हैं बच्चों को अनाथ आश्रम में, है ना। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा, दे डिज़र्व अ पेरेंट, राइट। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है इनफर्टाइल कपल्स के लिए कि दे कैन अडॉप्ट चिल्ड्रन। सो दिस वाज ऑल बच्चों, यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो अगर ये आपको अच्छा लगा, पूरा का पूरा वन शॉट और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो। सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।